चल पास बघितलं तर आपण प्रॉब्लम साइन बताया था 4 साइन राइट सडन सीवियर हेडेक विद नो कॉज लेफ्ट साइड और राइट साइड चालू था राइट तो ये राइट साइड नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर स्ट्रोक कॉमन पैटर्न neglect of left visual field, extinction of left-sided stimuli, left hemiparesis, left-sided sensory loss, left visual field defect, poor left cognate gaze, dysphagia, last disorientation, spiral disorientation. Okay, इतना अफेक्ट होने वाला है अगर राइट ब्रेन अफेक्ट हो रहा है लेफ्ट साइड को सिम्टम आएंगे राइट ऊपर क्या लिखा हुआ है राइट साइडेड और अफेक्ट किधर गिरना लेफ्ट साइडेड लेकिन जब लेफ्ट साइड अफेक्ट होगा तो यहाँ पे विजुअल फील्ड था एफएसया क्या है right hemisphere, right side sensory loss, right visual field defect, poor right cognate gaze, dysphagia, difficult reading, writing or calculate. देखो अगर लेफ्ट साइड में कुछ अफेक्ट हो रहा तो ये पार्ट राइट साइड पे इफेक्ट हो रहा और ब्रेन के राइट साइड में अफेक्ट हुआ तो आपके लेफ्ट साइड अफेक्ट हो रही कुछ कॉमन पॉइंट है जैसा हेमिपेरेसिस सेंसरी लॉस विजुअल फील्ड डिफेक्ट है ना कॉग्निट गेज डिस्फेरिया एक और दो ही आपको थोड़ा सा राइट और लेफ्ट ज़्यादा है या नहीं है ये समझना है ये हमेशा याद रखने का लेफ्ट ब्रेन में अगर हेमोरेज हो गया तो ये साइन देखने को मिलेंगे और राइट साइड के ब्रेन के अंदर हेमोरेज हो गया तो ये साइन देखने को मिलेंगे इश्मिक अटैक जो भी है पैरालिसिस स्ट्रोक जिसको हम बोलेंगे स्ट्रोक डेफिनेशन समझा के दिया मैंने कि स्ट्रोक क्या है राइट तो अपने पास में बहुत सारे रूब्रिक है ना जैसे एग्जाम्पल डिफिकल्ट रीडिंग डिफिकल्ट राइटिंग डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन इसके ऊपर ही बहुत सारे लोगों ने जैसे कल्किटा काम है इसको कैलकुलेशन में बहुत डिफिकल्टी है तो अपने को समझ में आएगा कि उनका कौन सी साइड का ब्रेन सबसे ज़्यादा वीकर में है आपको इसको मैथमेटिकली यूज करने का उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करना जरूरी है ये आपको फिर समझ में आएगी जिसकी वजह से उसका ब्रेन अच्छा रह सके ऐसा नहीं है कि अपन स्ट्रोक पढ़ रहे थे उसको मैथमेटिक अप्लाई नहीं करेंगे उसको ऑर्गन अप्लाई नहीं करेंगे कुछ नहीं प्रूविंग है नहीं ये एक प्रूविंग है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के बाद क्या क्या होगा ब्रेन के अंदर शुगर है क्या शुगर कम होने के बाद ऐसा ब्रेन में होता क्या क्यों आंसर दी कोई भी जब ब्रेन को शुगर कम होगा तो बोलो बोलो जो भी है गलत होना तो क्या है पास होने का है पेशेंट को बचाने का पास होने का है फिर जान दो फिर मैं भी नहीं बताता आगे कंटिन्यू क्लिनिकल लोकलाइजेशन ऑफ स्ट्रोक सिंड्रोम इथे काही प्रश्न विचारले फंक्शनल एनाटॉमिकल ऑफ ब्रेन एंड ब्लड सप्लाई टू द डिफरंट पार्ट ऑफ द ब्रेन हे माहिती असणं जरुरी आहे त्याच्यानुसार एरिया वाइज
उस दिन ये बताया था मैंने, और एक मेडिसिन का नाम भी बताया था, नेट्रम कार, राइट। और फर्स्ट कंट्रोल ऑफ द वॉलंटरी मसल, स्किन सेंसेशन। देखो लोब के साथ मोटर एरिया, सेंसरी एरिया फ्रंटल के अंदर, फ्रंटल लोब मूवमेंट प्रॉब्लम, कॉन्सेंट्रेटिंग, थिंकिंग, बिहेवियर, पर्सनल मूड, ब्रोकास एरिया, स्पीच कंट्रोल, टेम्पोरल लोब, हियरिंग, लैंग्वेज मेमोरी, ब्रेन स्लीप, कॉन्शियस, ब्रीथिंग, हार्ट रेट। कुछ भी अगर उसको स्ट्रोक हो गया और इसमें से कुछ भी डिफेक्ट दिख रहा तो आपको पहले समझ में आता कि सीटी स्कैन एमआरआई होने से पहले कि उसका ये पार्ट में हेमोरेज होना चाहिए। हाँ हाँ, इतना डिलेड रिएक्शन क्यों? इम्यूनिटी वीक है? चल जान दो, लेकिन एकदम करेक्ट। हाँ बोलो। मैंने पहले दिन लेक्चर में बोला था आप ये सब भूल जाएंगे कि ब्रेन बिल्कुल शुगर यूज नहीं करता, तो शुगर का इफेक्ट कुछ नहीं होने वाला ब्रेन के ऊपर, राइट। पहले लेक्चर को बोला था मैंने। देखो आपकी बैच कितनी अच्छी है, अभी प्रूव करने की जरूरत नहीं। इसलिए बोलता हर लेक्चर रिवाइज करो, एक बार घर पे जाके पढ़ो। ये ब्रेन सेल को शुगर नहीं चाहिए, जो आप बात कर रहे हैं ना हेमोरेजिक इफेक्ट, इश्चेमिक इफेक्ट, यहाँ पे शुगर की जरूरत नहीं है, ओनली ऑक्सीजन। हाइपोक्सिक इंजुरी यही होने वाला है एंड टाइम पे। कहाँ पे बताया था शुगर का वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। हेल्दी आंसर आने चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर। मतलब तुमने सोचा ना बिल्कुल बराबर है, लेकिन कहाँ पे शुगर का उसका इसका इफेक्ट दिखता है? हाइपोग्लाइसेमिक पे। वो हाइपोग्लाइसेमिक आने पर डायबिटीज बोला था मैं आपको। सेंसेशन, लैंग्वेज, परसेप्शन, बॉडी अवेयरनेस एंड अटेंशन किसके अंदर? पराइटल के अंदर। उसके नीचे थोड़ा ऑक्सीपिटल, विजन एंड परसेप्शन। उस दिन भी बात किए थे अपन ने कि कुछ भी आंखों का प्रॉब्लम, सरदर्द पीछे की तरफ दे रहा, कि आप पहले क्या चेक करेंगे? आपको क्या रिलेटेड प्रॉब्लम। और उस दिन बताया था मैंने कि पेट पे सोने की जिनको आदत है, राइट, वो गलत, क्योंकि आंख अच्छी लग सकती जब आप बैक लाइन पे होंगे। इसलिए एमोरेशन और एग्रीवेशन के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइंग ऑन बैक एग्रीवेट्स द कंप्लेंट, राइट, एंड ऑल कंप्लेंट्स एमोरेटेड लाइंग ऑन अ एब्डोमिन। मेडिसिन का नाम ही बताऊंगा। दूसरा एरिया लैंग्वेज एरिया, सेरेब्रम में पोस्चर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। आपका हाइपोक्सिक इफेक्ट कहाँ पे गिर रहा, वो टाइप के सब प्रॉब्लम आपके रहेंगे। और मैं हमेशा बोलता ये आपके कॉन्कोमिनेंट्स है, ये आपके पीक्यूआरएस है स्ट्रोक के, राइट। तो कुछ भी होने दो, कुछ भी ऐसा बोल रहा मैं, स्ट्रोक की वजह कुछ भी रहने दो, आपका कौन सा एरिया अफेक्ट है वो अफेक्टेड एरिया ही सिम्टम दिखाएगा। दो एरिया हो सकते हैं, एक एरिया हो सकता या माइनर लैक्यूनार, हम जिसको बोले थे एकदम माइन्यूट लेवल पे लैक्यूनार स्ट्रोक, वो भी रह सकता है एक आधे पार्ट पे। और उतना एरिया, एग्जांपल दे रहा मैं, ब्रोकास एरिया, उतने लेवल पे ऑक्सीजन कम हुआ और वहाँ पे इंफ्राक्ट हो गया, सिर डैमेज हो गया, बात करते हो तो आपको तकलीफ होगी, बराबर बात करने नहीं आएंगे, सेंटर से चलता इतना ओपन पड़ अक्षर है कि भी कुछ फायदा नहीं है अगर ब्रोकास एरिया में कुछ डिफेक्ट हुआ तो। आज समझ में ये सब एक बार अच्छी तरह से घर पे फोटो निकाल कर रखो, नहीं बार बार फोटो ऐसा बोलता मैं। ये कुछ नंबर है एमसीक्यू में आते हैं, तो 2-3 नंबर याद रखो। जो अभी तक एमसीक्यू में आते गया ऐसा, पैरेंटल को विजुअल 18-19 है ना, विजुअल एरिया 17-18-19 वाला। उसके बाद ब्रोकास एरिया भी है 32 में, हाँ, और रिंकल एरिया 40, ब्रोकास एरिया में 44 में। ये एरिया पक्का याद रखो, एमसीक्यू आने वाले इसके ऊपर हो, राइट। और एक एरिया रहेगा यहाँ पे, नहीं है क्या, नीचे लिखा हुआ है, हाँ, ऑडिटरी एसोसिएटेड एरिया 20। ये सब एरिया एमसीक्यू को आ सकते हैं। 44 ब्रोकास एरिया, 22 ऑडिटरी एसोसिएटेड एरिया, एंड विजुअल के अंदर
चीज है आपके 17, 18 और 19। 17 पहला नंबर है, समझ में इतना, बाकी का बाद में जैसा सारा मैं बताएगा। थोड़ा सप्लाई ब्लड सप्लाई याद रखो, सिर्फ एक बार देखें तो सर्कल ऑफ विलीस, ये ऊपर का याद, ये ऊपर का दिख रहा है ना, वो देखो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 1 2 3 लोअर लोब में एरिया वाइज। अगर 100% सेंट्रल ब्लॉक नहीं समझो, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में ब्लॉकेज रहा तो बहुत कुछ इफेक्ट हो सकता, लेकिन जैसे सब ऊपर के हिस्से में हो रहा तो एक साइड ही अफेक्ट होगा, एक राइट नहीं तो फिर लेफ्ट। वो सब एमआरआई से स्कैन बता रहे बोल के अच्छा है अपने को। अब लास्ट पार्ट आता है क्लासिफिकेशन। स्ट्रोक के अंदर क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है? ओके, लार्ज वेसल within the anterior circulation, large vessel stroke within the posterior circulation, and small vessel disease of either vascular bed. तो अभी जो सर्कुलेशन देखिए उसके अंदर लार्ज जैसा इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल, एक साइड से एंटीरियर और दूसरी साइड से पोस्टीरियर, जो भी ब्रांचेस में ब्लॉक होगा वही हिसाब से दिखेगा। और ये छोड़ के छोटे छोटे जो है जैसा ब्रांचेस निकल रहे कॉन्टेन आर्टरीज वगैरह, उसमें अगर कुछ हो रही होंगी पैथोलॉजी, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह और ब्लड सप्लाई कम हो रहा तो उसका इफेक्ट माइनर रहेगा, लेकिन रहेगा बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं भी असर दिखेगा उसका। जैसा मैं नेट्रन का आपके वक्त हमेशा बताता था, नेट्रन का आपका एक सिम्टम है जो धूप में जाने के बाद है ना स्ट्रोक और सडनली उसको पैरालिसिस के आने के चांसेस है, धूप में काम करते करते पैरालिसिस आना। तो उसके लिए सिम्टम कौन सा स्टार्ट होगा पहले, है ना? तो हमेशा धूप पीछे से लगे तो ज्यादा लगते कि सामने से चेहरे के ऊपर, आप इजीली तो इतना बता सकते हैं चेहरे राइट। और दूसरा है कि राइट साइड से धूप लगे तो ज्यादा लगेंगे या लेफ्ट साइड से, ऐसा क्यों? इसका आंसर है आपने पढ़े लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आपने छोड़ दिए, लेकिन आज बताऊंगा मैं आपको। राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। ऑडियंस को हमेशा गलत, इसके लिए हमेशा याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक साइड से हार्मोनल है और दूसरी साइड से न्यूरो है, इसलिए उसको नाम भी है न्यूरो पिट्यूटरी, हाइपो पिट्यूटरी, न्यूरो पिट्यूटरी, ऐसा अलग अलग नाम है। नर्व के साथ कंबाइंड वेसल्स, और वो है आपके लेफ्ट साइड में। तो ग्लैंड ऐसा सिचुएटेड है कि एक साइड से नर्व विथ वेसल्स और एक साइड से प्योरली वेसल्स यानी हार्मोन, इसलिए आप इधर से हाथ लगा देते हैं कभी भी हीट। और जितने भी और सेंसिटिव है आर्सेनिक से लेकर सब देखो, और सेंसिटिव लेफ्ट ईयर भी गुड, इतना क्लियर कट सर हमने तो पढ़े नहीं, पढ़ भी नहीं सकते उसको, और आपको ये लाना पड़ता अंदर, तो झट से दे सकते हैं। वो एक ग्लैंड की सिचुएशन है, क्यों इतना हीट लेफ्ट साइड से है और कोल्ड कितना राइट साइड से। ब्रेन के अंदर एक पोजीशन है, कोल्ड क्या ऐसा है। एंटीरियर सर्कुलेशन में एमसीए, एसीए एंड एंटीरियर कोराइडल आर्टरी, और पोस्टीरियर के अंदर वर्टिब्रल, बैसिलर, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये पक्का याद रखो, ये एमसीक्यू आएगा, एंटीरियर सर्कुलेशन एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन पक्का आएगा कि इसके अंदर कौन सा ब्लॉक हुआ या कौन सी आर्टरी एंटीरियर सर्कुलेशन में डिफेक्ट हुआ तो कौन सा पैरालिसिस आएगा, और पोस्टीरियर के अंदर कौन सा पैरालिसिस आएगा, इसलिए इतना डिटेल में बता रहा मैं। तो एंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक क्वेश्चन आया तो स्ट्रोक के अंदर ड्यू टू द ऑक्लूजन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, मेन नाम आ गया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसके लिए एंटीरियर सर्कुलेशन चाहिए, उसके अंदर और क्या कौन आने वाला है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड एंटीरियर कोराइडल आर्टरी। ये चारों के अंदर कौन से भी पोजीशन पे आ गया तो डिफेक्ट होने वाला है, राइट।
सिम्टम देखेंगे डायरेक्ट। हाँ फर्स्ट पढ़ो। मैक्सिमम जो को कॉमनेस्ट है ये एंटीरियर वाला पार्ट, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्लिनिकल में कॉन्ट्रा lateral hemiplegia, that is the face and upper limb more involved than the lower limb. यहाँ पे से हेमिप्लेजिया का मैंने समझ में आया ना? तो अगर राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड हेमिप्लेजिया होगा और लेफ्ट साइड में अफेक्ट रहा तो एंटीरियर को राइट साइड। तो कभी कभी नोट्स में क्या रहता, राइट एंड लेफ्ट हेमिप्लेजिया ऐसा लिखते बच्चे, वैसा मत लिखो, सिर्फ हेमिप्लेजिया बोले तो मे बी राइट और लेफ्ट। आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वाइवा में ऐसा पूछते, आपने बोल दिया ना कि सर हेमिप्लेजिया सिम्टम है, फिर आपको पूछता राइट है या लेफ्ट है, फिर आप सोचते हैं ऐसा तो आपने पढ़े नहीं, वहां पे सोचता तो रिसर्च एकदम आ जाता अंदर, फिर वहां पे रिसर्च चलता माइंड में, फिर आपने तो पढ़े नहीं तो चलो। कॉन्ट्रालैटरल हेमिसेंसरी लॉस, सेंसरी लॉस लिखे तो भी चलेगा, हेमिसेंसरी लॉस। प्रॉपरेट गेज, पेरेसिस, पेशेंट लुक टुवर्ड द साइड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीरियर के वास्ते, पहचानने के वास्ते। आप जब पेशेंट को मिलने जाएंगे ना, आप ये देखो, ये चीज जो ऑब्जर्व करने की चीज है, और ओपीएम में ये है, आपके जो मेडिसिन है ना ओपीएम, हाँ बोलते हैं ना आईसीयू में गए और ओपीएम को देखने का तो कैसा देखना चाहिए। आगे ब्रोकास डिस्फेजिया, इफ ब्रैकेट में इफ, हाँ वो लेफ्ट साइडेड में ज्यादा सिचुएटेड है ना, लेफ्ट साइडेड है, तो वहां पे अगर हुआ तो उसका बोलने पूरा बोलने नहीं आएगा, तोतरा बोलेगा या उसको वर्ड्स ही हाँ फेंकना नहीं आएगा बाहर, तो डिफेक्ट है। तो ये भी एमसीक्यू है। एंटीरियर में हम लोग का जो इन्वॉल्वमेंट राइट साइड में है या लेफ्ट साइड या बोथ साइड, तो आपको लिखने का है इफ लेफ्ट साइड अफेक्टेड 100% लॉस ऑफ या डिफिकल्टी ऑफ हाँ टॉकिंग, स्पीच में उसको डिफिकल्टी होगी। आगे में क्या है इसमें, एंटीरियर के अंदर क्या क्या है, फेस अपर लिम्ब इन्वॉल्व होंगे, सेंसरी लॉस, पेशेंट का लुक जो है वो अफेक्टेड साइड में चला जाएगा, और कभी कभी ब्रोकास एरिया भी अफेक्ट हो सकता है, ये लेफ्ट साइडेड रहा तो। और लेफ्ट साइडेड सिम्टम में हाँ रिंकल्स, डिस्फेजिया एंड लेफ्ट स्पाइटल निगलेक्ट, ये दोनों भी अपन आगे देखेंगे एक सिम्टम के अंदर निगलेक्ट। अब मिडल सेरेब्रल आर्टरी, पक्का हेडिंग के साथ याद रखो, सिम्टम कॉमन है लेकिन दो जगह पे दो प्रॉब्लम है ना, वही याद रखते जाओ। मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर पहले तो कॉमन है, तो पढ़ो फास्टली, कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया, हेमिसेंसरी लॉस, गेज पैरालिसिस, हेमी एनोमिया, राइट, ग्लोबल डिस्फेजिया, हाँ इंसोम्नोसिया एंड एमोरसिंथेसिस, राइट साइडेड रहा तो, और अल्टर्ड सेंसोरियम, बस ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्या मीनिंग है इसका? रामानंद बहुत बड़ा रूब्रिक है, मैं तो मेडिसिन के नाम से पता है। चलो चलो चलो, हेमिया तो नहीं है तो हो गया वर्ड, इनके ऊपर वाले प्रोफेसर, ये नया आ गया आपके पास, क्या लॉस हो रहा है? Recognize one or more other health conditions. Schizophrenia condition. Schizophrenia like condition. नेहमीच also right side ही तुमची वर्किंग साइड आहे, ओके, आणि लेफ्ट साइड ही तुमची इमोशनल साइड आहे। खूप वेळेस ब्रेनच्या फंक्शन समजून येतं, आणि आज थोडं सांगण्यात आलं मला
कर्म आणि कार्य हे दोन्ही शब्द वेगळे आहेत. लोकांना हे एक वाटतात. ओके, लोकांना अजून काही कळालं नसतंय, पण संबंध असतात कर्म आणि कार्य. तो कभी बाद में ऐसा इसके ऊपर में समझा के दे सकता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है. और ये जब पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा वर्ड आ गया तो थोड़ा सा होम्योपैथी के बारे में और डिटेल में जा सकता है. एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको कि आपकी बॉडी और आपका माइंड, ये जो आप जो वर्ड यूज़ करते हैं होम्योपैथी के अंदर, इनका रिलेशन किस पार्ट के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है? बॉडी एंड माइंड, राइट. ये दो है ना पार्ट अपने पढ़ाई के लिए. माइंड तो कभी जैसा एनाटॉमी का पेपर भी माइंड में नहीं है, ना फिजियोलॉजी का पेपर है, ना पैथोलॉजी का पेपर है. माइंड तो कहीं नहीं हो सकता. माइंड आ रहा कहाँ, इधर उधर से घूम के कहाँ पे आ रहा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के अंदर, बस खत्म. हमारे लेवल तक माइंड. इसके आगे बच्चे पढ़ते नहीं, जाते नहीं, क्योंकि होम्योपैथी प्रैक्टिस करने का नहीं, ये सवाल है उनके सामने, वो आगे उनके पूछ रहे. लेकिन जिनको करने का है ना, उनके लिए कुछ डिटेल मतलब समझो ऐसा कि समझ में आ गया तो और कुछ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा आपके लाइफ में. जब भी ये क्वेश्चन बार बार पेशेंट के अंदर मैं देखता हूँ कि इसका माइंड और इसकी बॉडी कनेक्शन किधर है, एक ही कनेक्शन. जब आप सो जाते हैं तो आपको कुछ मालूम नहीं बॉडी है या नहीं, ड्रीम्स है, सब है, राइट. थोड़ा आँख खुल गई कि आपका रिलेशन आ गया फिर से एक बार बॉडी के साथ, है ना. पेटी गच हो रहा, शिका आ रहे, हाथ देख रहा, पैर उठ रहे, आणि एकदम गाढ झोपले की समजू नंतर ना काय काय तिकडे देश गेला कोणता, आला कोणता, पाऊस पडला. म्हणजे फक्त बॉडी आणि माइंडसाठी जो पेशंट एक्सप्रेस करतो ना, दोन्ही गोष्टी एकत्र घेऊन बॉडी आणि माइंडला, ते फक्त जाणीव ही एक्सप्रेस करतो. त्याला जर आपण इंग्लिशमध्ये सेन्सेशन असं किंवा त्याच्यापेक्षाही जाऊन फक्त जसं या रूममध्ये एंट्री कार्ड मारल्या तुम्हाला कळून जातं की हां इथलं वातावरण गरम आहे, इथलं वातावरण थंड आहे. ही जी जाणीव आहे ना, बस हेच तुमचं उत्तर आहे. शरीराने माइंड एक जागी टाकून केलं. म्हणजे पेशंट जेव्हाही काही सांगतो तेव्हा तो फिजिकल लेवलला किती सांगतोय, पर्सनल लेवलला किती सांगतोय, आणि जेव्हा तो हे दोन्ही सोडून सांगायला लागला ना, तर मग त्या गोष्टीला सांगतो. तो पॉइंट स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी डॉक्टर ह्यांनी जास्त एक्सप्लेन केलेला. मग तुम्ही उचलून जाता केस टेकिंगमध्ये. तो पेशंट ह्या लेवलला कधी येऊन बोलून गेला हे कळत नाही. पहिल्या पार्टमध्ये तो बोलत होता, दाखवतो सर मला प्रोस्टेट आहे, तुम्ही बघता प्रोस्टेट इनलार्ज, त्याची जे आउटपुट जे आहे ते कमी आहे. पहिल्या लाईनमध्ये टाकून जातो. काल इव्हिनिंगमध्ये पेशंट होता, काल सकाळी पण एक पेशंट आहे बघितला, तर पण होता. इनफर्टिलिटीची केस होती, खूप छान केस होती. जवळपास 32-33 वर्षाच्या लेडीजचं वय आणि 36 वर्ष जवानांचं वय होतं. खूप फिरले त्यांनी, पूर्णपणे जेनेटिक स्टडी झाली, दोघांची क्रोमोझोम नॉर्मल, सगळं नॉर्मल. जेनेटिक 3 का 4 3 वेळेस अबॉर्ट झालेला आहे, आणि एक वेळेस चौथी प्रेग्नन्सी जी आहे ती 4 ते 5 महिन्यापर्यंत पोहोचलेली होती. त्या केसमध्ये तिने ना पहिल्याच लाईनमध्ये सगळं सिम्पल लिहून टाकलं होतं. थोडं केस संपली होती माझ्यासाठी, ते मेडिसिन नाव सांगतो मी. इव्हिनिंगची केसमध्ये तर एकच लाईनमध्ये नाही, एक पोस्टेड झालं ना, एवढं कसं घाबरलं तुम्ही पोस्टेड. एकदम इमर्जन्सीमध्ये कळालं मला किंवा 8 वाजता तर तुम्ही याच, मी तरी घरी येतो. थोडं हेडेक होऊन जातं आजकाल, थोडं हेडेक राहिले पेशंटसाठी, आपल्यासाठी टायमिंगसाठी. येतो म्हटलं तर घरी मेडिसिन आहे, चालून परत इमर्जन्सी कशाला थोडासा साइज से बड़े नहीं लेकिन कद से बड़े नहीं, इम्पोर्टेंट. तो मैं गया और उन्होंने रिपोर्ट दिखाने के बाद तो देखा, और एक लाइन में असं वाटलं सर म्हणे मला, बघा सेन्सेशन एक लाईनमध्ये हा प्रोस्टेटचा रिपोर्ट दाखवला, आणि पहिलं वाक्य काय, मी म्हणलं तुला काय त्रास आहे. तर त्रास म्हणजे मला ऑफिसमध्ये ना
कमीत कमी 5, 6, 7, 8 वेळेस असं उठून बाहेर जातं लग्नीला, थोडी थोडी ड्रॉप होती आणि प्रोस्टेट आहे, ऑब्स्ट्रक्शन आहे, थोडंसं पुश 2 पॉस्ट चालू होतात, माहिती आहे ना सगळं. म्हणजे पण ह्याला अॅनाटॉमी माहीत पाहिजे की असं सिम्पटम काय आहे. हां, प्रोस्टेट काय करते, ब्लॅडरला मधून मिडल लोब जर इनलार्ज झाला तर ते पुश करते ब्लॅडरला आणि 2 पॉस्ट चालू होतात, प्री आणि पोस्ट. आणि जी लघवी जी प्रीमध्ये येते ती सारखी बाहेर येते, प्रेशर टाकलं पुढे असं बसून लिहिताना, सही मारताना या स्टँडिंगमध्ये, त्यांना प्रत्येक वेळेस वेगळं लागतं. थोडासा कमी होईपर्यंत हा त्रास होईल, पण एवढी इमर्जन्सी का सर, म्हणजे मागच्या आठवड्यात पूर्णपणे असं जाणवत होतं की मी त्यांच्यापेक्षा वेगळा झालो. ह्या एका सवयीमुळं मी माझ्या ग्रुपमधून वेगळा झालो अशी भावना आहे. ह्या भावनेला इम्पॉर्टंट आहे की भावनाच त्याला त्या डिसीज मध्ये आहे. एका लाईन मध्ये वागतो. कोणती मेडिसिन खूप वेळ सांगितलं. म्हणजे प्रोस्टेटचे 4च पेशंट, पण 4च्याही भावना वेगळ्या राहू शकतात त्या सिम्पटमसाठी. सिम्पटम तर एकच आहे ना, ड्रिबलिंग ऑफ युरिन घ्या तुम्ही, 25 मेडिसिन असतील, त्या 25 मेडिसिनसाठी त्या सिम्पटमच्या रिलेटेड त्याला काय फील होतंय तो एका वाक्यात सांगून देतो. तर तुम्ही ते वाक्य लिहिता ड्रिबलिंग ऑफ युरिनेशन, पण त्याच्या पाठीमागे तो काय बोलला हे विसरून जा. सातत्य गेल्याने त्याला काय वाटतंय, लोक त्याच्याकडे बघतायत, तर मग तुम्ही त्यांच्यापेक्षा वेगळं झाल्यासारखं वाटायला असतं त्या सिम्पटमवर. thrown outside of the people, sensation as if when recalcitrant. किती वाजता recalcitrant बद्दल बोललो मी, misdeed of others, हे ते असं सांगून आणि स्टार्ट विथ स्टिम्युलेशन. नेहमी सांगतो डिसीज कसा प्रोसेस होतो हे बघा. हे ह्याच्यावर ना सगळं हे काय इथे सांगितलं मी, हा जो सिम्पटम आहे ना एकदम डिफरंट, स्वतःला एकदम वेगळं करून टाकतो जाणे. म्हणजे इथं असं समजा की इथून पुढे तू कोमामध्येच जायला तयार आहे, स्वतःला विसरून जायला तयार आहे. ओके, नीट बघून मला सांगितलं नंतर उद्या परत एक लास्ट त्यावर अल्टर्ड सेन्सोरियम. हे तर माहिती आहे तुम्हाला, पीडीमा झालं की थोडं काय होत आहे, कुठं आहोत है ना, मैं यहाँ कब आया, क्यों आया, कैसे आया, चल. मिडल सेरेब्रल आर्टरीचे के पॉइंट्स. आता एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इंफ्राक्शन. अब अपर हो गया, अभी थोड़ा डोर पे आएंगे. कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस ऑफ लेग फुट विद पेरेसिस ऑफ आर्म. आर्म के सेंसेशन लॉस हो गए और नीचे दोनों भी लॉस हो गए. हाँ, कॉर्टिकल सेंसरी लॉस ओवर लेग एंड फुट, प्रेजेंस ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स. यूरिनरी आ गया कि गेट, हाँ, म्यूटिज्म कुछ भी बात नहीं करेगा. डिले एंड लैक ऑफ स्पॉन्टेनियस मोटर एक्ट. अपैक्सिया ऑफ लेफ्ट साइडेड लिम्स विद लेफ्ट साइडेड लीजन्स, कार्पस कैलोसम इन्वॉल्व होगा, तो ये भी सिम्टम देखने को मिलेगा. लिखने को तो आप एक ही चीज लिख सकते हैं कि पैरालिसिस ऑफ अपर आर्म, लोअर आर्म, है ना. अगर आपके माइंड में ज़्यादा आ जाए तो आप सब लॉस लिख के भी लिख सकते हैं. लेकिन कौन सा एरिया पे होने के बाद कौन से सिम्टम आ रहे, ये आपका प्रैक्टिस है. आप अंडर प्रैक्टिस जाके ये मत सीखो. ये यहाँ पे सीखो थ्योरी में कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी तो ये होगा और पोस्टीरियर रहा तो क्या रहेगा. तो वहाँ पे जाने के बाद पेशेंट आने के बाद आप सीधा पूछ सकते हैं ये एंटीरियर ही है. वहाँ पे ऑब्जर्व करके कुछ मिलने वाला नहीं है. वहाँ पे तो क्या मेडिसिन देने वाले थे, एंटीरियर दो या पोस्टीरियर दो, उनके पास तो एक ही मेडिसिन है. उनको क्या करने का, उनकी मेडिसिन चेंज नहीं होने वाले. कितना भी आपको ये होम्योपैथी के लिए है बोल के ये स्लाइड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है. बस लास्ट पार्ट एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, दो है आर्टरी वो भी देखेंगे. अब इसके अंदर वो तो रियर है लेकिन फिर भी हुआ हेमिप्लेजिया, हेमी एनेस्थेशिया विद लॉस ऑफ सेंसेशन और होमोन्यूमस हेमी एफोमिया. एफोमिया का मीनिंग समझ में आया, फंक्शन के साथ साथ कुछ लॉस. पोस्टीरियर, बस इसके अंदर एरिया देखो वो तो आपको समझ में आएगा कि सिम्टम कितने आने वाले.
सेरेबुलम, मेडुला, पॉन्स, मिड ब्रेन, थैलेमस, सब थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, मिडल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो ज़्यादा एरिया है पोस्टीरियर के पास, और सिम्टम भी ज़्यादा रहेंगे 100%। दो सिंड्रोम देखने को मिलेंगे, मिडल एंड लैटरल। मिडल के अंदर इप्सिलैटरल का मीनिंग इप्सिलैटरल, ये बेस पाल्सी में हुआ नहीं क्या आपको? नहीं हुआ? ENT के अंदर बेस पाल्सी नहीं हुई? इप्सिलैटरल बोलो बोलो। तो बेस पाल्सी में के अंदर एक जो है सिम्टम, एक ही सिम्टम सिर्फ अपोजिट साइड में आएगा, और सब बाकी के सिम्टम जो है अफेक्टेड नर्व की साइड में आएंगे, राइट। लेकिन इप्सिलैटरल का मीनिंग है सेम साइड, जो नर्व जो राइट साइड अफेक्ट होगी तो राइट साइड के सिम्टम दिखाएंगे, उसके अपोजिट नहीं दिखेंगे, राइट। समझ में आने तो क्या होता कि इसको तो हेमोरेज है राइट साइड में, सिम्टम तो पूरे लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन एक सिम्टम उसका राइट साइड में आ सकता है ड्यू टू द नर्व पैरालिसिस। कौन सी? इसका नाम बोलो, कौन सी नर्व है? बोलो बोलो। अरे 1 2 3 12 पासून होतं इथं। सांग चुकू दे ना, काय होतं? सांगा चुकू दे ना, काय म्हणले? हायपोग्लॉसल फॅरिंजियल नर्व, राइट। कॉन्ट्रालॅटरल, हेमिप्लेजिया, हेमी सगळं फेस। आता 10th क्रॅनियल नर्व, सेरेब्रल साइन, हा 5 मार्काला पहिले क्वेश्चन येत होता, आता बघू यावेळेस काय होतं। हॉर्नर सिंड्रोम, impaired pain, temperature, touch on the upper half of the face, and contralateral मध्ये impaired pain, temperature over the body। इथे पहिल्यांदा आपण पेन, टेम्परेचर, टच असं घेतोय पोस्टेरियर, आणि हे दोन जे आहेत ना, त्या दोघांवर सेपरेट क्वेश्चन येऊ शकतो, किंवा सेपरेट एक साइड मध्ये घेतो मी। तर हे लक्षात ठेवा, मध्ये लिहायचं नाही तुम्हाला, फक्त नाव लिहायचं खूप झाले। बॅसिलर आर्टरी, त्याला सिम्टम बघत चला, बॅसिलरचे सिम्टम्स। काय काय होतो? Result from the thrombosis of the paramedian branch of the basilar artery affect structure. कोणतं स्ट्रक्चर? Lesions resulted in contralateral spastic, spastic चा अर्थ काय येतं? लूज नाही आता, पोलिओ लाइक नाही, थोडासा स्टिफ, पॅरालिसिस होतो तो पार्ट स्टिफ होतो, पण तो इफेक्ट बघायला मिळतो, एकदम लूज पडत होतं पॅरालिसिस मध्ये। हेमिपेरेसिस, मीडियल लॅमिनिकस लीजन रिझल्ट इन contralateral loss of tactile sensation from the trunk to extremities, right? म्हणजे अपर पार्ट मध्ये सेन्सेशन सापडू शकतात आणि लोअर पार्ट मध्ये नाही। अबंडंट नर्व रूट लीजन रिझल्ट इन इप्सिलॅटरल, लॅटरल रेक्टस पॅरालिसिस। रेअरली नर्व इन्व्हॉल्व होते, पण होते, होऊन जातं। सगळे तेच आहेत, हे कोणी मेडिसिन सांगितलं खूप छान होतं, आणि कधी होते हे पण सांगा। anterior inferior cerebral artery syndrome, आणि या सिंड्रोम मध्ये हे इप्सिलॅटरल लॉस ऑफ टेस्ट फ्रॉम द anterior 2/3 ऑफ द टंग, बाकी फेशियल नर्व, लॉस ऑफ लॅक्रिमेशन, रिड्यूस सलायवेशन, लॉस ऑफ कॉर्नियल अँड स्टेपॉइडल रिफ्लेक्स, म्हणजे ENT पूर्ण इन्व्हॉल्वमेंट आहे। आणि ह्याला तुमच्याकडे एक ऑपरेशनच्या नंतर होणारा सिंड्रोम आहे, मला माहित असेल तर ENT मध्ये एक ऑपरेट झाल्याचं सिंड्रोम होतं, नर्व डॅमेज होऊन, फोलेज, ओके। हॉर्नर, त्याला दुसरं नाव आता वर येऊन गेले,
बघितलं ना तुम्ही हॉर्नर सिंड्रोम हा तुम्हाला ENT मध्ये आहे ऍक्च्युअली, आउट ऑफ सिलेबस नसतं, ऐसा लग रहा है टाइम ही नहीं है आपके पास बहुत बड़ा। चला लास्ट पार्ट देख तो कंपेयर करके कितने सिम्टम्स एंटीरियर सर्कुलेशन और पोस्टीरियर सर्कुलेशन में क्लिनिकल हिस्ट्री में वर्टाइगो देखो, पोस्टीरियर सर्कुलेशन में प्रेजेंट और इधर एब्सेंट, अनस्टेडीनेस पोस्टीरियर में प्रेजेंट, एंटीरियर में एब्सेंट, फिजिकल फाइंडिंग क्रॉस हेमिप्लेजिया पोस्टीरियर में प्रेजेंट है लेकिन उधर एब्सेंट है, बायलैटरल डिफिशिएंट प्रेजेंट एब्सेंट, सेरेब्रल साइन ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट करने के लिए, पोस्टीरियर में प्रेजेंट है लेकिन एंटीरियर में एब्सेंट है। इसके बाद ऑकुलर फाइंडिंग्स प्रेजेंट एंड एब्सेंट, डिसोसिएटेड सेंसरी लॉस प्रेजेंट एंड एब्सेंट, सेंसरी लॉस और V1 एंड V2 प्रेजेंट एंड एब्सेंट, हॉर्नर सिंड्रोम दिखेगा एंटीरियर में, सॉरी पोस्टीरियर में, एंटीरियर में नहीं दिखेगा। ये सिर्फ डिफरेंशियल पॉइंट है कि कौन सी चीज एब्सेंट है एंटीरियर में और प्रेजेंट है पोस्टीरियर में। कॉमन बहुत कुछ है लेकिन अनकॉमन इतनी है 7 पॉइंट। तो मैं बोलता ये 2 पॉइंट बताते जाओ। कोई अगर बोला ऐसा आपने बोल दिया स्ट्रोक और स्ट्रोक के अंदर उन्होंने पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक बताओ, तो एक तो बताने का नहीं, खूब शांत है, आपको मालूम है बहुत कोशिश करें। मैं बहुत मतलब वाई वाले ने के लिए गया ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट के ऊपर छोड़ा था कौन से क्वेश्चन पूछने का, तो वो मुझे कि सीएनएस के ऊपर चालू, राइट, कोई बोले कार्डियक के ऊपर चालू, और एकदम हाई लेवल उसको बोलेंगे ना बच्चा अच्छा आंसर दे रहा तो उसको कहाँ पे अभी अच्छा क्वेश्चन पूछनी चाहिए, तो ये एरिया रहता मेरा सीएनएस किसने बोल दिया ना। और इसका आंसर अगर दे दिए, ये दोनों भी नाम बता दिए कि सर सेरेब्रल साइंस एंड हॉर्नर सिंड्रोम डिफरेंशिएट पोस्टीरियर एंटीरियर सर्कुलेशन, तो जो भी मेरे पास है ना उसको दे देता हूँ 100%। अब मेरे साथ 2 ही बार हुआ, एक ईसीजी में उसने पहले सीरियस बताया और ईसीजी में इतना ट्रीमेंडस बताया, यानी बीबीसी सब कुछ बंडल ब्लॉक का भी उसने क्या रह सकता और एज के साथ बताया, अगर अर्ली 3-4 महीने के अंदर ही कंजेनिटल रहा तो उसका PQRS कितना सेकंड में रहेगा और ओल्ड एज में कितना स्टडी करके आए। लेकिन बिहार से थी शायद नीट डिफेक्ट है, शायद बहुत दबाना हो गया उससे। हाँ, यहाँ पे अमरावती में मथुरमल कॉलेज है, वहाँ पे वाई लेने के लिए गया था, और एक नागपुर में गया था और नागपुर में ये था पॉइंट, वो भी आउट ऑफ थी, तो मार्क्स नहीं। कभी कभी इतनी अच्छे लेवल के ऊपर वायवा चला जाता है, लेकिन आप ऐसा मत दो पर कोई दूर नहीं जाता, बच्चे बताते नहीं क्या कमाल है। एक तो गारंटेड है कि अपन फेल नहीं होने वाले हैं। क्यों? आपके रिटर्न बुक ये वो बोलके 20-30 मार्क उसमें चले जाते हैं, नहीं तो 20 मार्क इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के 60 मार्क। एक के पास आंसर दे देंगे तो 2-3 के पास तो भी 2 आंसर भी आ गए तो भी 5-5 देना पड़ता उधर, पास नहीं है। और ट्राई करो वहाँ पे ज़्यादा आंसर देना, उसका ऐसा लगना चाहिए कि अभी आज पेट भर गया। तो क्या है, एक जगह बताता है बॉम्बे, और कॉलेज का नाम सबको मालूम होगा, तो पहली बार गया और उसके बाद 2-3 बार वहाँ कॉलेज को हमें तो यूनिवर्सिटी से अपॉइंटमेंट लेकर आया था वाइवा के लिए, 2 बार कैंसिल कर दिया। रीज़न बहुत बड़ा बताना पड़ता है, आपको मालूम नहीं। वाइवा के लिए अगर आया अपॉइंटमेंट यहाँ पे जाके आपको प्रैक्टिकल लेने का है, तो मुझे अगर जाने का नहीं रहा ना तो रीज़न बहुत बड़ा होना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम या फिर अगले 3 साल तक मेरे को एग्जाम नहीं आती। वो 2 कॉलेज की वजह से एग्जाम नहीं आई, 2 बार कैंसिल कर दिया। वहां पे गरीब तुम्हारा नाम क्या है ये भी उत्तर देने को लिए आधा घंटा लगता। इतने बच्चे अच्छे हैं, परफेक्ट, वो ऐसा सोचते मेरा नाम भी क्या है। वो मैं उनको प्रिंसिपल को बोला सर ऐसा लगा कि मैं खुद वाइवा देने आया। तो बॉम्बे के बच्चे हैं वो उनको छोड़,
और रिजल्ट देखो, वो कॉलेज का सबसे कम रिजल्ट है 22%। फर्स्ट ईयर की बैच इतनी बड़ी है, मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना फर्स्ट ईयर की बैच बढ़ गई होगी। कॉलेज बंद गिरने के चांसेस नहीं है। ये साल तो अगर अच्छा हुआ तो देखेंगे अभी क्या क्या होने वाला है, लेकिन इतना बैड, आंसर तक नहीं, आंसर छोड़ो, नाम तक नहीं। आप वैसा मत लो ना। अब रिकॉर्ड बुक के लिए सिग्नेचर किसी के पेज पे सिग्नेचर, किसी के पेज, प्रिंसिपल का नहीं, तो हम कैसे सिग्नेचर करें फिर एक इंटरनल, हमने भी नहीं की। इतना कुछ कॉलेज ऐसे आप बोलते बॉम्बे, पुणे, बिल्कुल वहाँ पे क्वालिटी, पुणे तो सबसे अभी चला गया। इतने ड्रग्स कंप्लेन है ना, इतना शूट एंड ऑर्डर को, तो पूरा पुणे का जो माहिर बोलते थे वो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो जाने दो, सोशल इवेंट्स है वो। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, स्ट्रोक अगर अर्ली मालूम हो गया तो लास्ट, ट्यूमर की वजह से ऐसा हो सकता, हाँ हेमेटोमा, हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक प्रेजेंटेशन में पोस्ट कार्डियक अरेस्ट एंड ड्रग एंड नार्कोटिक ओवरडोज, ये सब पैरालिसिस जैसे लग सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन किए तो मालूम होगा कि ट्यूमर की वजह से हुआ, इश्यमिक वजह से नहीं हुआ, ये अलग अलग रीजन दे सकते हैं, राइट। ये अपन देखने वाले हैं, तो इसको बाद में भी एक एक स्लाइड पे होता था, कल इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। अब कल मैं आपको ना एक स्ट्रोक के एग्जाम के अंदर क्या लिखने वाले वो 4 साइड बता देता, वही लिखिएगा। ये ऐसा इतना लिखने का नहीं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडिल आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरी, ये सब डिटेल में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। क्यों टच कर दिया मैंने, क्योंकि पेशेंट आने के बाद सिम्टम अलग अलग देगा, इसलिए मेडिसिन अलग अलग